फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस। सो पहले ओवरऑल देखते हैं कि इस एनालिसिस का मकसद क्या होता है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी जो टर्मिनोलॉजीज थी उसको भी देखा था। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, प्लान कैसे बनाया जाता है, बेसलाइन कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, प्राइमरी P6 के ऊपर डिफरेंट तरह के फीचर्स को कैसे यूज किया जाता है। आज उन सारी चीजों को कंबाइन करके एक मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए हम देखेंगे किस तरह से आप फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस को इंप्लीमेंट करते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Forensic delay schedule analysis is used in projects, construction, and otherwise in an attempt to analyze schedules and identify the causal agent of an event that has caused a delay. आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी शेड्यूल के अंदर डिलेज आते हैं, आपका प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से एक्सीड कर जाता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम की जाती है, तो उसका सबब कौन कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं किया जा सका। तो ये एक ओवरऑल मकसद होगा इन सारी आज के एनालिसिस को पढ़ने का, इसको समझने का। सो बेस्ड अपॉन एज प्लान डिले एनालिसिस, time extension should be provided or if any monetary considerations are to be made। यानी कि इसमें दो ही चीजें होती हैं। जब भी आप डिले के एनालिसिस को कंडक्ट करते हो, किसी भी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हो, तो आपके प्रोजेक्ट के टाइम पे कंप्लीट ना होने की वजह से दो चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एक तो आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एक्सीड कर जाती है जिसको हम टाइम एक्सटेंशन कहेंगे, एंड देन अपॉन दैट टाइम एक्सटेंशन यू नीड एक्स्ट्रा resources, you need extra facilities for that certain timeline of your project। फिर उसके ऊपर कॉस्ट का इम्पैक्ट भी होता है, तो उसके मॉनेटरी कंसिडरेशंस को भी आपने कैलकुलेट करना होता है। सो the analysis requires that between the contractor and project owner। मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस चीज का तज़किरा कर चुका हूं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें एक क्लाइंट होता है जिसको हम ओनर भी कह सकते हैं, एक आपका डेवलपर होता है जिसको हम कंट्रैक्टर कहते हैं, और एक आपका कंसल्टेंट होता है। तो इनके दरमियान एक्चुअली इन्हीं स्टेक होल्डर्स में से किसी एक को फाइंड आउट करना होता है कि किसकी गलती की वजह से और कौन जिम्मेदार था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्लासेस। कौन सी पार्टी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, वो जो डिले हुआ जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर कंप्लीट ना हो सका। तो इसके अंदर आपको चंद एक चीजों का पता होना चाहिए। आपको क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। कंपेंसेबल डिलेज होते हैं जिसके ऊपर आप पैसे पे करने पड़ेंगे, कंकरेंट डिलेज जो आपके पैरेलल डिलेज होते हैं, एंड देन यू हैव एक्सक्यूजेबल एंड नॉन एक्सक्यूजेबल डिलेज। ये हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इनको इंक्लूड करने का मकसद ये है कि एक तरतीब के साथ हम फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस को इंप्लीमेंट कर सकें। तो इससे पहले कि हम आज के फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस को इंप्लीमेंट करना शुरू करें, हमें इन सारी चीजों का बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो आई विल शेयर विद यू व्हाइट बोर्ड, और इसके अंदर जो हमारे मेजर डिले इवेंट टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपके कंपेंसेबल डिलेज, जिनकी हम शीट भी बनाएंगे, और एक होते हैं आपके नॉन कंपेंसेबल, वो डिलेज जिनके ऊपर जो पार्टी जिम्मेदार होगी, अगर तो वो डिले कंपेंसेबल आइडेंटिफाई किया गया तो उसके ऊपर उस पार्टी को पैसे पे करने पड़ेंगे। दूसरा है आपका नॉन कंपेंसेबल, इसके ऊपर जो पार्टी भी जिम्मेदार होगी उसको कंक्लूड किया जाएगा कि वो पैसे पे नहीं करेगी। एक्सक्यूजेबल, एंड देन देयर इज नॉन एक्सक्यूजेबल। ठीक है, इसके ऊपर आपकी टाइम तो हर हाल में आपको मिलेगा, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम इसमें इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम करेंगे, एंड देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैव टू पे द मनी। और फिर इसी तरह से नॉन कंपेंसेबल के अंदर आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा लेकिन पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। एक्सक्यूजेबल और नॉन एक्सक्यूजेबल भी इसी तरह से। और फिर इसके अंदर एक कैटेगरी आ जाती है आपकी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो आपके प्रोजेक्ट के क्रिटिकल टाइमलाइन के ऊपर हो, जिनका फ्लोट जीरो होता है, वो जाहिर बात है आपके प्रोजेक्ट को डिले करने में उनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है, ये भी देखना पड़ता है। एंड देन देयर इज कंकरेंट डिलेज। कंकरेंट डिलेज क्या होते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एट द सेम टाइम देयर आर टू डिलेज बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से इन ये जो टाइमलाइन होगी, ये जो कि एक ही टाइमलाइन के दौरानिये में वकूफ पजीर हुए, ये भी उसी टाइमलाइन, एंड दैट वन द अदर वन इज द पैरेलल टू द फर्स्ट वन।
सो इस तरह के डिलेज को कहा जाता है कंकरेंट डिलेज। इसमें जो हमारी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, वो इस तरह से है कि कंकरेंट डिलेज को के अंदर आप कैलेंडर डेज लेते हैं, नॉट वर्किंग डेज, तो आप इसके अंदर इन दोनों को मर्ज करके एक ही कंसीडर करेंगे। सो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। सो मूविंग ऑन टू द स्लाइड अगेन, ये हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी इनको डिटेल के अंदर देख चुके हैं। एंड प्रोस्पेक्टिव टेक्निक्स, अब हम बात करेंगे कि जो मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे तो वो कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज होंगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रोस्पेक्टिव टेक्निक्स आर दोज दैट प्रेडिक्ट द लाइकली इंपैक्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क्स। यानी कि जो भी डिले एनालिसिस के अंदर आप ऐसी टेक्निक यूज करते हो जो आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करे, उसको हम प्रोस्पेक्टिव टेक्निक्स कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ रेट्रोस्पेक्टिव टेक्निक्स आर दोज दैट सीक टू डेमोंस्ट्रेट द एक्चुअल इंपैक्ट ऑन द वर्क्स। आपने एक्चुअल डाटा को भी कंसीडर करना होता है और उसके बाद आप प्रिडिक्ट करते हो। तो इस तरह से दो तरह की टेक्निक्स हैं, एक प्रोस्पेक्टिव है, एक रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव में आप अपना जो वर्क डन होता है उसको कंसीडर करते हो, अपना जो पास्ट होता है उसको कंसीडर करके फिर फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट करते हो। सो सैम्पल प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर केस, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्राइमरी P6 के ऊपर जाके एक सैम्पल प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल आई विल डिस्कस हियर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ delay analysis technique. The first one is impacted as planned IAP, and then there is time impact analysis, and then there is planned versus as built methodology. So first we will go with the impacted as planned, yani ke this technique is to insert delay event in project baseline and then estimate impact in terms of cost and time. ये जो टेक्निक इस्तेमाल होगी इसमें जस्ट आपने चूंकि प्लान को कंसीडर करना होता है, एक्चुअली कोशिश करनी है समझने की, जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगी उन्हीं के अंदर उनकी डेफिनेशन छुपी होती है। इम्पैक्टेड एज प्लान्ड, जिस तरह से आपने प्लान किया उस प्लान को, उस वर्क शेड्यूल को आपने यूज करना है और उसके बने हुए आपके अगर आपके पास अप्रूव्ड बेसलाइन उसमें सिर्फ आपने एक डिले इवेंट को इंसर्ट कर देना। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर प्रिसाइज वे। So how it will be performed, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है प्राइमरी P6 के अंदर, इसका देखते हैं। और इसमें आप सैलिएंट फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको अपनी सिचुएशन से इसे रिलेट करने में मदद मिले। सो सबसे पहले देखते हैं इसका मेथड क्या है, इस एनालिसिस को किस कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, क्रिटिकल पाथ किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, डिले इंपैक्ट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और ये कौन सी टेक्निक कहलाती है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर गोइंग टू appear in some interview, so ये चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेथड कौन सा है, impacted as planned, एनालिसिस कौन सा है, कॉज एंड इफेक्ट, आपका प्रोजेक्ट किस वजह से और फिर उसका इफेक्ट क्या आपको मिला, ठीक है। एंड देन क्रिटिकल पाथ प्रोस्पेक्टिवली, आप अपने क्रिटिकल पाथ को प्रोस्पेक्टिवली जो है वो डिटरमिन करते हो। उसका मैंने बता दिया कि आप उसके एक इवेंट आप इंसर्ट करोगे और फिर देखोगे क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर फ्यूचर के अंदर या उसकी टाइमलाइन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह से आप अपने डिले की जो भी कैलकुलेशंस हम करेंगे उनको भी हम प्रोस्पेक्टिवली ही कैलकुलेट करते हैं। और इसके अंदर आपके पास अगर तो वर्क शेड्यूल कंट्रैक्टर की तरफ से है और उस अप्रूव्ड भी है, दैट्स फाइन। अदरवाइज आपके पास जो भी वर्क शेड्यूल बनाया गया था काम को स्टार्ट करने से पहले, तो उसके अंदर आप वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। देन यू हैव टू इंसर्ट वन डिले इवेंट। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट टाइमलाइन के ऊपर कहीं पे कोई डिले आया था, तो उस डिले को आपने इंसर्ट करना है, उसको मॉडल करना है। इसको मॉडल इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज ये जो टेक्निक है एडिटिव टेक्निक है। एडिटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक डिले मॉडल बनाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे, एडिशन करेंगे अपने प्लान के अंदर, इसलिए इस टेक्निक को कहते हैं एडिटिव या मॉडल्ड। ये दोनों टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती हैं इस तरह के डिले एनालिसिस टेक्निक के अंदर, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिले इम्पैक्ट को कैलकुलेट कर सके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हेन टू परफॉर्म एन इम्पैक्टेड एज प्लान्ड एनालिसिस। देखें बहुत सारी जगहों पे आपके लिए क्वेश्चन होगा कि मैं कौन सी मेथोडोलॉजी कहाँ पे अप्लाई करूं। तो यहाँ पे मैं कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको बताता चलो और उसके बाद हम चलते हैं एक बेसलाइन के ऊपर और वहां पे जाके ये चीज इंप्लीमेंट करके मैं आपको बताता हूं। सो व्हेन टू परफॉर्म एन इम्पैक्टेड as planned analysis, so here such analysis are usually used as a follow-up after the completion of the project in an attempt to determine how certain delays
affected the project. देखिए आपका प्रोजेक्ट हुआ, आपके पास बेसलाइन है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हैंडओवर हो गया, अब आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो आपके डिलेज आए उनको इंसर्ट करने के बाद, उस बेसलाइन के अंदर इंसर्ट करने के बाद देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से अब शो हो रहा है। उसके अंदर क्या वही चीजें शो हो रही हैं जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव किया? अगर थोड़ा सा एक्सीड करके प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट से, तो वो क्या उसी तरह से था? देन बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, चूंकि आपने कोई अपडेट नहीं किया होता बेसलाइन को, आपकी बेसलाइन अभी प्लानिंग फेज के अंदर होती है, जब वो एक लेवल तक बन जाती है, इफ यू विश टू प्रिडिक्ट और फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिलेज, अब आपको आइडिया हो गया कि मेरी बेसलाइन बन गई, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज आती है कि यहाँ पे डिलेज आ सकते हैं, वो डिलेज आप बना के बेसलाइन में इनकॉर्पोरेट करके जस्ट हैव अ एनालिसिस, हाइपोथेटिकल एनालिसिस के किस तरह से ये इंपैक्ट कर सकता है। So वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। If the schedule has not been properly updated during execution or is inadequate, you might be limited to using the as planned methodology rather than another contemporaneous methodology. यानी कि आपका प्रोजेक्ट जो है उसकी ट्रैकिंग आपको उस तरीके से पता नहीं है, वो मालूमात नहीं है, तो तब भी आप ये वाली मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग। आफ्टर अ चेंज और डिले हैज अकर्ड, आफ्टर द इफेक्ट टू डिटरमिन how an owner or contractor delay affected the outcome of the project, यानी कि कोई डिले आया, उस डिले को एज इट इज आपने इवेंट के तौर पे इनकॉर्पोरेट किया, प्लान के अंदर आपने उसको इंसर्ट किया और फिर रन किया अपने शेड्यूल को, देखा क्या फर्क पड़ा है, और फिर ये फर्क जो है ये कंट्रैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है या फिर आपके प्रोजेक्ट का क्लाइंट। सो ये सारी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर एक बात जो बड़ी क्लियर कट आपको समझ आ जानी चाहिए कि जस्ट एक बेसलाइन होती है, वो अपडेटेड नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर आप एक डिले इवेंट इंसर्ट करेंगे एंड देन दिस मेथोडोलॉजी विल वर्क। और दूसरी चीज, ये एक्चुअल डाटा ज्यादा रिक्वायर नहीं होता इस तरह के डिले एनालिसिस की मेथोडोलॉजी के अंदर। सो ये मोटी मोटी थोड़ी सी चीजें हैं, वो हमें अपने माइंड में रखनी होती हैं। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है और बड़ी सिंपल सी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो अपने लिए। हाइपोथेटिकल एनालिसिस आपने जनरेट करना है डिले के इंपैक्ट को देखने के लिए, तो जस्ट बेसलाइन के अंदर ये डिले इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी प्लान जो डेट थी उससे किस तरह से एक्सीड कर रहा है। So here are the steps to perform the impact as planned analysis. So first, start with your as planned schedule, which is typically your baseline schedule. So here I'm going to share with you guys the Primavera P6 dashboard. So here we have a sample project in which we have different kind of activities, and you can see there are red color activities, green color activities, and there is one activity table over here. This project is going to start from 12th of October and is going to end up on 22nd January 2021, and total number of days are 89 days. So this is the actually baseline, or you can say the work program, and now you have to go step by step, and I will share with you. So here we are. Start with your as planned schedule, which is typically your baseline schedule. हमने already अपने baseline schedule को देख लिया और अब देखते हैं क्या करना है। वो प्लान हमारे पास आ चुका है। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड नोट द प्रोजेक्ट फिनिश डेट। वो ऑलरेडी हमने इन चीजों को देख लिया और फिनिश डेट क्या है और क्रिटिकल पाथ कौन सा बन रहा है। मैं फिर भी आपको प्राइमरी P6 के ऊपर ले जाके बता देता हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई विल शेयर विद यू प्राइमरी P6 डैशबोर्ड। देयर इज क्रिटिकल एक्टिविटीज, देयर आर क्रिटिकल रेड कलर लाइन एक्टिविटीज, and moreover you can go into your filters and just click on this critical and apply. Okay, now you can see only critical activities are visible to you, because like this in Primavera 6 this feature is given because sometimes there are complex merger of activities, green color activities, red color activities, and you just want to see only critical activities, so you can apply filter and you have only those concerning activities. Now if there is any delay, which is first thing you have to keep in your mind कि अगर ये चीज आपको जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर ही सिर्फ पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को डिले कर सकती है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज एक लिमिट तक आपको फ्लेक्सिबल करती हैं, क्योंकि उनके पास फ्लोट होता है, उस फ्लोट के इक्विवेलेंट अगर आप उसको डिले करते हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर अब इन एक्टिविटीज में से किसी एक एक्टिविटी को डिले किया जाता है तो फॉर श्योर योर प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। सो नाउ व्हाट टू डू, आई हैव जस्ट changed my project to purely to non-critical activities, but you can do as well that option. So moving on to the slide again. So there is identify a delay event and its duration.
insert an activity into your schedule that represent the delay event and link it appropriately with relationship logic. So now what need to do? अब हमें थोड़ा सा अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करेंगे हम? अब हमें पता चला जी कि हमारी जो बेसलाइन है इसके अंदर हमारे पास एक चीज आई कि जी आपकी जो यूटिलिटी रिमूवल अप्रूवल था वो डिले हो गया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वो कितने दिन डिले हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हम इस चीज को देखते हैं, अज्यूम कर लेते हैं देयर इज वन डिले। ये क्लाइंट की तरफ से डिले डाल देते हैं क्योंकि इस तरह के जो अप्रूवल्स हैं वो ज्यादातर अगर कंट्रैक्टर की साइड पे होंगे, अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बड़े वाजे तौर पे लिखा होता है जब भी डिले एनालिसिस की कोई भी चीज को कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको 21 दिन के अंदर, जब कंट्रैक्टर को पता चल जाता है कि ये चीज मेरे प्रोजेक्ट को डिले कर रही है तो उसको 21 दिन के अंदर अंदर आपने सबमिट करवाना होता है और फिर 42 दिन के अंदर अंदर आपने उसकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो करके कंसल्टेंट के साथ मिलके उसकी कोई ना कोई आउटकम के ऊपर पहुंचना होता है ताकि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्प्यूट्स कम से कम जो है वो अराइज हो और ज्यादा से ज्यादा चीजों के सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट किया जा सके। सो यहाँ पे जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, I'll again share with you guys that slide. So here we will assume that there was a delay कि आपकी जो यूटिलिटी रिमूवल थे उनके सबमिशन के अंदर कोई एरर्स थी, कोई इस तरह की चीजें थी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा है कि डिले क्यों होते हैं। कहीं पे कोई एरर आ जाती है डॉक्यूमेंट के अंदर, कहीं पे कोई स्कोप चेंज हो जाता है, कहीं पे आपके रिसोर्सेज पूरे नहीं होते, फोर्स मेजोर, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड लेक्चर नंबर 2. So you can go there and you can revise so all those reasons. So here there was a delay. Okay, I will again share with you guys this actually remove utility removal approval 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके पास टाइम था, क्रिटिकल एक्टिविटी है और ये अप्रूवल डिले हुआ। किस वजह से डिले हुआ उस डिले को हम अभी देखते हैं। ये एक्टिविटी 4 दिसंबर की बजाय 12 दिसंबर को